हमें माधवी की बातों से अंदाजा हो गया था कि बदरुआई घाट का स्टेशन वहां से पीछे की जानिब ज्यादा दूर नहीं है, और ये भी मालूम हो गया था कि वहां से ब्रांच लाइन पर गाड़ियां चलती रहती हैं। कैप्टन जमशेद कहने लगा, बदरुआई स्टेशन पर पुलिस मौजूद है, हमें यहाँ से आगे जाकर किसी स्टेशन पर से गाड़ी पकड़नी चाहिए। मैंने बड़े एतमाद और यकीन के साथ कहा, कैप्टन जमशेद, माधवी झूठ बोलती है। मुझे यकीन है कि बदरुआई स्टेशन पर पुलिस ने कोई नाकाबंदी नहीं कर रखी और पुलिस के पास तुम्हारी तस्वीर भी नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर हम बदरुआई घाट स्टेशन की बजाय यहाँ से लाइनों के आगे जाकर किसी छोटे स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे, तो फिर अभी यहाँ से निकल पड़ते हैं। मैंने कहा, नहीं, अभी दिन की रोशनी बाकी है, शाम होने के बाद यहाँ से निकलेंगे। उस वक्त सूरज गुरूब होने वाला था। थोड़ी देर बाद सूरज बादलों के पीछे गुरूब हो गया और शाम का अंधेरा बादलों की वजह से जल्दी छा गया। हमारे पास कोई सामान वगैरह नहीं था, 3 कपड़ों में थे। कैप्टन जमशेद के कपड़े बोसीदा हो रहे थे। उसने आधे बाजुओं वाली कमीज और पुरानी पतलून पहन रखी थी। जेल में भी उसका यही लिबास रहा था। यहाँ आकर उसने 1-2 बार कपड़े धोकर थोड़े बहुत साफ कर लिए थे। मैंने कमीज के ऊपर ठंडी जैकेट पहनी हुई थी। अगरचे धूप में मुझे गर्मी लगती थी, मगर मैं उसे फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे आगे कश्मीर जाना था, जहाँ जनूबी हिंद के मुकाबले में मौसम ज्यादा ठंडा था। हम अल्लाह का नाम लेकर झोंपड़े से निकलकर उस तरफ रवाना हो गए जिस तरफ माधवी ने कहा था कि बदरुआई घाट का स्टेशन है। हम चाहते थे कि रेलवे लाइन पर किसी तरह पहुंच जाएं। दरिया बाएं जानिब था। अंधेरा अभी ज्यादा नहीं हुआ था। झोंपड़े के आसपास जो दरख्तों के जखीरे थे, हम बहुत जल्द उनमें से निकल गए। आगे एक पगडंडी मिल गई जहाँ खेत थे। कुछ फासले पर हमें रेल के सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आ गई। मैंने कैप्टन जमशेद को बत्ती दिखाकर कहा, अच्छा हुआ, रेलवे लाइन हमें मिल गई है। खेतों में से गुजरने के बाद हम रेलवे लाइन पर चढ़ गए। पीछे की जानिब देखा तो बदरुआई घाट स्टेशन की बत्तियां झिलमिला रही थी। हमने आगे की तरफ रेलवे लाइन के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। हमें कुछ अंदाजा नहीं था कि आगे जो स्टेशन है वो कितनी दूर होगा। इतना जरूर अंदाजा था कि इस इलाके में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का फासला 3-4 मील से ज्यादा नहीं था। कैप्टन जमशेद ने कहा, हो सकता है अगला स्टेशन कोई मामूली सा स्टेशन हो और गाड़ी वहाँ न रुकती हो। मैंने उसे जवाब दिया, भाई जी, रेलवे वालों ने अगर वहाँ कोई स्टेशन बनाया है तो कोई ना कोई गाड़ी तो वहाँ जरूर रुकती होगी। हम किसी ऐसी ही गाड़ी का इंतजार करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम रेलवे लाइन के साथ साथ कोई 3-4 मील तक चले गए। रात का अंधेरा गहरा हो गया था। बादल झुके हुए थे। लगता था किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। इस दौरान पीछे से एक गाड़ी आ गई। हम रेलवे लाइन से नीचे उतर गए। गाड़ी शोर मचाती, जमीन हिलाती गुजर गई। डिब्बों में रोशनी हो रही थी। कुछ मुसाफिरों के चेहरे भी नजर आ रहे थे। ट्रेन गुजर गई। जमशेद ने कहा, ये कोई मेल ट्रेन लगती है। मैंने कहा, पैसेंजर ट्रेन भी होती तो हमें कोई फायदा नहीं था। ट्रेन के पिछले डब्बे की सुर्ख बत्ती दूर तक नजर आती रही। फिर उसे रात के अंधेरे ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। हम बहुत देर तक चलते रहे। हमारे जिस्म पसीने में शराबोर हो रहे थे। खुदा का शुक्र था कि बारिश नहीं शुरू हो गई थी, वरना वहाँ बारिश से बचने की कोई जगह नहीं थी। रास्ते में नदी नालों के 3-4 छोटे छोटे पुल भी आए। एक जगह हमने थोड़ी देर बैठकर आराम भी किया। उसके बाद फिर चलने लगे। काफी देर तक चलते रहने के बाद हमें दूर से सुर्ख बत्ती दिखाई दी। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, ये स्टेशन के सिग्नल की बत्ती है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद हमें सिग्नल तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसका एक ही प्लेटफॉर्म था। छोटा सा एक कमरा था जिसमें रोशनी हो रही थी और एक आदमी बैठा बड़े से रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था। प्लेटफॉर्म पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। उसका गेट भी खुला था। हम लाइन पर चलते हुए आए थे, चुनाचे सीधा प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। गेट के आगे छोटा सा बरामदा था जहाँ एक कुली कोने में बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, तुम प्लेटफॉर्म पर ही रहो, मैं कुली से गाड़ी वगैरह का पता करता हूँ। मुझे उस इलाके के लोगों का काफी तजुर्बा था। मैंने कुली के पास जाकर पूछा कि बदरुआई घाट से अगली गाड़ी कब आएगी। क्योंकि ये इलाका हैदराबाद दक्कन रियासत का इलाका था, इसलिए यहाँ के लोग तेलुगु जबान के अलावा खास तौर पर मुसलमान बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेते थे। अगरचे वो काफ को खाफ बोलते थे, या हमें ऐसा लगता था कि वो काफ को खाफ बोल रहे हैं। मैंने कुली से उर्दू में ही पूछा। उसने बैठे बैठे जवाब दिया, तुम्हें कहाँ जाना है बाबू? मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि इस लाइन पर आगे कौन कौन से शहर आते हैं। मैंने कहा, भाई मुझे हैदराबाद जाना है। यहाँ एक दोस्त के पास आया था, वो नहीं मिला। सोचा बदरुआई घाट पर जाकर गाड़ी पकड़ने की बजाय यहाँ से कोई गाड़ी पकड़ लेता हूँ। कुली मुसलमान था। कहने लगा, बाबू यहाँ कोई मेल ट्रेन नहीं ठहरती और हैदराबाद तो यहाँ से कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती। मैंने कहा, भाई साहब कोई पैसेंजर ट्रेन भी नहीं जाती। कुली ने कहा, मियाँ जी रात 11 बजे एक पैसेंजर ट्रेन बदरुआई से आएगी, उसमें बैठ जाएं। वो आपको गदोपा स्टेशन पर पहुँचा देगी। वहाँ से आपको करनौल जाने वाली दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। वो गाड़ी आपको हैदराबाद ले जाएगी। समझ गए? मैंने कहा, शुक्रिया भाई साहब। ये बताएं कि हैदराबाद का टिकट कहाँ से लेंगे? इसी स्टेशन से ले लीजिए। अंदर बाबू बैठा है। स्टेशन के ऑफिस का एक ही कमरा था जहाँ एक आदमी बड़ा सा रजिस्टर खोले उसमें कुछ इंतराज कर रहा था। मैंने जाकर आदाब अर्ज किया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, क्या बात है? मैंने कहा, हैदराबाद के 2 टिकट चाहिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड के? मैंने कहा, थर्ड के।
वो मेरी तरफ देखे बगैर उठकर एक अलमारी के पास गया, उसमें से जर्द रंग के 2 टिकट निकालकर एक मशीन में डालकर उस पर तारीख डाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए जितने पैसे बनते थे वो बताए। उस वक्त उसने मेरी तरफ देखा, मगर मेरे लिबास और मेरे हुलिये से उस पर कोई असर न डाला। मैंने पूरी रकम गिनकर उसके हवाले की और टिकट जेब में डालकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं कैप्टन जमशेद को इधर उधर देखने लगा। वो काफी फासले पर अंधेरे में से निकलकर बिजली के खंबे की रोशनी में आ गया और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने उसके पास जाकर कहा, टिकट तो मैं ले आया हूँ, गाड़ी रात 11 बजे के बाद आएगी, पैसेंजर ट्रेन है, इसमें बैठकर हम गडोपा स्टेशन तक जाएंगे, वहाँ से हम करनौल जाने वाली गाड़ी पकड़ेंगे, वही गाड़ी हमें हैदराबाद ले जाएगी। और हैदराबाद से आगे कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, भाई जी पहले हैदराबाद तो पहुँच जाएं, उसके बाद जाहिर है वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ जाना होगा। कैप्टन जमशेद ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि कश्मीर के महाज पर जाकर अपने हुर्रियत परस्त कश्मीरी जांबाजों के साथ मिलकर भारतीय काबिज फौज के खिलाफ लड़ूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैंने पूछा, कौन सी मजबूरी? कैप्टन जमशेद ने कहा, मैं पाकिस्तान की जांबाज फोर्स का कैप्टन हूँ। अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से भारत की कैद में चला गया था। अब कैद से फरार हुआ हूँ तो फौजी डिसिप्लिन का तकाजा है कि मैं सबसे पहले अपने यूनिट में जाकर यूनिट कमांडर को रिपोर्ट करूँ। मैंने कहा, फिर तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम पहले पाकिस्तान जाकर यूनिट कमांडर को रिपोर्ट करो। वो बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरा ख्याल है मैं राजस्थान के इलाके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, क्या तुम इस बॉर्डर से वाकिफ हो? वो बोला, 65 की जंग में मैं राजस्थान के महाज पर लड़ चुका हूँ, ये बड़ा वसी बॉर्डर है, वहाँ से मैं पाकिस्तान में दाखिल हो जाऊंगा। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर ऐसा है कि हम हैदराबाद से सीधा जयपुर की तरफ निकल चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद मैं कश्मीर के महाज पर जाऊँ। कैप्टन जमशेद ने कहा, ये तुम्हारी मुझ पर इनायत होगी, क्योंकि तुम राजस्थान के भारत वाले इलाके से बहुत ज्यादा वाकिफ हो। इनायत की कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। हम इस छोटे से मजाफाती स्टेशन पर रात की खामोशी में एक खाली बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। रात 11 बजने के बाद पैसेंजर ट्रेन आ गई, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी। आकर स्टेशन पर रुकी, कुछ मुसाफिर ट्रेन से उतरे। ट्रेन पर चढ़ने वाले मुसाफिरों में हम सिर्फ 2 ही थे। गाड़ी देर तक खड़ी रही, फिर इंजन ने सीटी बजाई और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई प्लेटफॉर्म से निकल गई। 3rd क्लास के डिब्बे में काफी मुसाफिर थे। तकरीबन सभी मुसाफिर अपनी अपनी जगह पर या सो रहे थे या ऊँघ रहे थे। मैं और कैप्टन जमशेद डिब्बे के कोने में बैठे। ट्रेन की रफ्तार तेज नहीं थी, बस एक खास रफ्तार से चली जा रही थी। रास्ते में कोई भी स्टेशन आता तो खड़ी हो जाती। सारी रात गुजर गई। दिन निकला तो ट्रेन नीम पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। ये दक्कन की सतह मुर्तफा का इलाका था। जमीन पथरीली थी, सुरमई और सुर्ख रंग की पहाड़ियाँ थीं। पहाड़ियाँ खत्म होती तो मैदान शुरू हो जाते, कहीं जंगल आ जाता, दरिया भी आए, नदी नाले भी आए, ब्रांच लाइन थी, कई स्टेशन आए जिनके नाम मुझे कभी याद नहीं रह सकते। सारा दिन ट्रेन चलती रही, फिर शाम हो गई, फिर रात का अंधेरा फैलने लगा। करनौल अभी तक नहीं आया था। रात के 11 बजे जाकर कहीं करनौल का स्टेशन आया। हमने खुदा का शुक्र अदा किया। ये काफी बड़ा जंक्शन था। यहाँ से हमें हैदराबाद जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। ये ट्रेन हमें 1.5 घंटे बाद मिली। वहाँ से हैदराबाद काफी दूर था। यूँ समझ लें कि बाकी पूरी रात और दूसरे रोज का आधा दिन गुजर गया, तब कहीं जाकर हैदराबाद का स्टेशन आया। हैदराबाद का स्टेशन बड़ा बारौनक और खूबसूरत था। चूंकि हमारे सफर का प्रोग्राम तब्दील हो गया था और अब हमें कश्मीर की तरफ नहीं बल्कि राजस्थान की तरफ जाना था, इसलिए मैंने स्टेशन के बाहर निकलकर हैदराबाद से अजमेर शरीफ के 2 टिकट खरीदे और वापस आकर एक टिकट कैप्टन जमशेद को दिया और एक टिकट अपने पास रख लिया। हैदराबाद से अजमेर शरीफ तक का रेल का सफर बड़ा लंबा था। सारे वस्ती हिंदुस्तान में से गुजरकर इंडिया के शुमाल मगरबी इलाके में जाना था। रास्ते में भोपाल के अलावा और भी कई बड़े बड़े शहर आए। अजमेर तक पहुँचने में हमें 1 रात और 2 दिन लग गए। अजमेर शरीफ राजस्थान में है और इंडिया का मशहूर शहर है। ये चूंकि इंडिया के बॉर्डर का शहर था, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। अजमेर शरीफ में मैं इससे पहले 2-3 मरतबा आ चुका था। हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे दिन ढल रहा था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, हमें यहाँ रुकना नहीं होगा, यहाँ से हमें बीकानेर जाना होगा। बीकानेर से बॉर्डर का कस्बा गंगानगर ऊपर की जानिब ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पास पैसे बहुत कम रह गए थे। मैंने अजमेर शरीफ से बीकानेर के 3rd क्लास के 2 टिकट ले लिए। उसके बाद मेरे पास 10-12 रुपए ही रह गए। अजमेर से हमें काफी देर बाद बीकानेर जाने वाली गाड़ी मिली। ये सहरा का सफर था। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड नजर आ जाते थे। सारी रात गाड़ी चलती रही। सुबह के वक्त हम बीकानेर पहुंचे। बीकानेर के स्टेशन से हम बाहर निकल आए। कैप्टन जमशेद ने मुझसे कहा, गंगानगर यहाँ से कितनी दूर है और क्या हमें इसी वक्त गंगानगर की तरफ रवाना होना चाहिए? मैंने कहा, हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम यहाँ किसी होटल में ठहर कर थोड़ी देर आराम कर सकें, इसलिए हमें इसी वक्त आगे चलना होगा। गंगानगर के लिए बीकानेर से ऊपर की जानिब कोई 100 मील के फासले पर महाजन नाम का एक स्टेशन है। वहाँ से हमें गंगानगर के बॉर्डर के कस्बे तक ऊँटों पर सफर करना था। चुनाचे हमने बीकानेर से दोपहर के वक्त एक ट्रेन पकड़ी और 2 घंटों के सफर के बाद महाजन नाम के रेलवे स्टेशन पर उतर
उतर गए। ये एक छोटा सा स्टेशन था। स्टेशन के बाहर एक जानिब छोटी सी आबादी थी। दाएं बाएं दूर दूर तक रेत के टीले नजर आ रहे थे। इन टीलों पर सूरज गुरूब होते हुए झुकता चला जा रहा था। मुझे मालूम था कि इसी कस्बे से मगरिब की जानिब 2 कोस के फासले पर एक छोटी सराय है, जहाँ से ऊँटों पर सवार होकर लोग गंगानगर को जाते हैं। मैंने कैप्टन जमशेद को सारी बात समझाई और हम सराय तक जाने के लिए रेत के टीलों की तरफ चल पड़े। सहरा में छोटी सी कच्ची सड़क थी जिस पर हम आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। सूरज टीलों के पीछे गुरूब हो गया था और टीलों के साए शाम के सायों में घुल मिल रहे थे। सहराई शाम की खुशगवार हवा चलने लगी थी। गर्मी की शिद्दत खत्म हो रही थी। उस वक्त मुझे चंद्रिका की बदरूह का ख्याल आ गया। एक मुद्दत हुई उससे मेरा पीछा छूट चुका था। अब उसके वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने उसके ख्याल को दिल से निकाल दिया और सोचने लगा कि मेरे पास सिर्फ 3-4 रुपए ही बाकी हैं। इन पैसों में मैं श्रीनगर तक तो क्या, दिल्ली में अपने आदमी गुल खान तक भी नहीं पहुंच सकूंगा। मैंने इस ख्याल को भी अपने जहन से निकाल दिया। कमांडो अगर अपने मिशन के दौरान इस किस्म की बातें सोचने लगे तो वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होता। कमांडो हर हालत में अपने मिशन की कामयाबी के इम्कानात के बारे में ही सोचता है और वो जहाँ जाता है वहाँ जरूरी वसीले पैदा कर लेता है। अभी रात का अंधेरा पूरी तरह से नहीं छाया था कि हम एक टीले के पास छोटी सी सराय में आ गए। यहाँ कुछ ऊँट खड़े थे जिन पर तेल के कुप्पे और दूसरा सामान लादा जा रहा था। 2-3 ऊँट बैठे जुगाली कर रहे थे। मैंने शक्ल सूरत और पहनावे से राजस्थान के हिंदुओं और मुसलमानों को पहचान लिया। राजस्थान के मुसलमानों की दाढ़ियां और मूछें एक खास वजह की होती हैं। मैं कैप्टन जमशेद को लेकर कुछ फासले पर कीकर के छोटे पेड़ के नीचे बैठ गया। यहाँ एक तरफ पानी से भरा हुआ मटका रखा हुआ था। हमने उसमें से पानी पिया। खाना हम स्टेशन से खाकर चले थे। कैप्टन जमशेद कहने लगा, हमारे लिबास यहाँ के लोगों जैसे नहीं हैं। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं? मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ लोग बॉर्डर क्रॉस करते ही रहते हैं। खतरा सिर्फ इस बात का है कि यहाँ कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का खुफिया आदमी ना हो। अगर उसे शक पड़ गया तो वो हमें पकड़वा सकता है, लेकिन मेरे पास रिवॉल्वर मौजूद है। इतनी आसानी से हम पकड़े नहीं जाएंगे। 3-4 देहाती आदमी ऊँटों पर सामान वगैरह लाद कर उसे रस्सियों से बांध रहे थे। सराय एक कच्चा कोठा सा था। उसके बाहर बांस के साथ एक लालटेन रोशन कर दी गई। मैंने कैप्टन से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर हालात का जायजा लेता हूँ। मैं उठकर सराय के पास आ गया। सराय के बाहर दूसरी जानिब देहाती औरतें, बच्चे और मर्द बैठे थे। शायद ये मुसाफिर थे और आगे बॉर्डर के किसी गांव जा रहे थे। एक बूढ़ा करीब ही रेत पर बैठा चिल्लम पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और मजे से चिल्लम पीता रहा। मैंने कहा, बाबा यहाँ से राजगढ़ को काफिला कब जाएगा? मुझे मालूम था कि गंगानगर जाने की बजाय वहाँ से अगर हम राजगढ़ की तरफ निकल जाएं तो राजगढ़ से एक रास्ता बॉर्डर की तरफ जाता है। ये बॉर्डर बड़ा वसी था और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स की जीपें थोड़ी थोड़ी देर के बाद बॉर्डर के साथ साथ गश्त करती रहती थीं। उस बूढ़े ने कहा, थोड़ी देर में 3-4 ऊँट उस तरफ जाने वाले हैं। ये मुसाफिर भी राजगढ़ जाने के लिए ही बैठे हैं। तुम बाबू हो, राजगढ़ चुंगी में नौकर हो क्या? मैंने कहा, मेरा भाई चुंगी में मुलाजिम है और मैं और मेरा दोस्त उसके पास जरूरी काम से जा रहे हैं। वो बोला, बैठे रहो, घड़ी पल में 3 ऊँट जाने वाले हैं। मैंने सारी बात कैप्टन जमशेद को जाकर बताई और फिर हम दोनों सराय की दूसरी जानिब आकर पहले जो मुसाफिर वहाँ बैठे हुए थे उनके पास ही बैठ गए। जब सामान बरदार ऊँट तैयार हो गए तो दूसरे 3-4 ऊँटों पर औरतों और बच्चों को पहले बिठाया जाने लगा। उसके बाद 3 और ऊँट वहाँ आ गए। वहाँ से राजगढ़ का किराया 2 रुपए फी सवारी था। मेरे पास 6 रुपए थे। मैंने 4 रुपए ऊँटों वाले को दे दिए। हमें एक ऊँट के ऊपर 3 बच्चों और एक बूढ़े आदमी के साथ बिठा दिया गया। फिर 6-7 ऊँटों का ये काफिला राजगढ़ की तरफ चल पड़ा। इस इलाके में काफिले आम तौर पर रात को ही सफर करते हैं, क्योंकि रात के वक्त सहरा में गर्मी की वो कयामत खेज शिद्दत नहीं होती जो दिन के वक्त होती है। दिन के वक्त तो धूप में सहरा आग बरसा रहा होता है। ऊँट बड़े मजे से रेत के टीलों के दरमियान अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। हमारा काफिला आधी रात के बाद राजगढ़ पहुंचा। ये एक छोटा सा गांव था। यहाँ एक महसूल चुंगी भी थी। बॉर्डर से जो माल सरकारी तौर पर इधर आता था, यहाँ उसका महसूल अदा किया जाता था। चुंगी के स्टाफ के लिए यहाँ एक तरफ 4-5 छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे। ये क्वार्टर मैं पहले भी देख चुका था। इन क्वार्टरों पर अंधेरा छाया हुआ था। दूसरे मुसाफिर ऊँटों पर से उतरकर गाँव की तरफ चल दिए। ऊँटों को उसका मालिक हाँक कर दूसरी तरफ ले गया, जिधर उनके पानी और चारे का बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। मैंने कैप्टन जमशेद को साथ लिया और क्वार्टरों के पीछे आ गया। यहाँ एक टीले के अकब में एक जगह खजूरों के दरख्तों का झुंड था। इस झुंड में मैं पहले भी रात बसर कर चुका था। यहाँ आकर मैंने कैप्टन से कहा, हमें रात यहीं गुजारनी होगी। हम ठंडी रेत पर लेट गए। कैप्टन कहने लगा, यहाँ से बॉर्डर मेरा ख्याल है ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा, 3-4 मील अंदर की तरफ जाने के बाद बॉर्डर का इलाका शुरू हो जाता है। हम इस वक्त उधर नहीं जाएंगे। तुम बहुत थके हुए हो। हम आज की रात और कल का दिन यहाँ किसी जगह छुप कर गुजारेंगे। कल रात को तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा। जब तुम बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाओ तो मैं वापस आ जाऊंगा। कैप्टन जमशेद बोला, तुम्हें इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर हर तरफ खतरा होगा। तुम सिर्फ इंडिया के बॉर्डर के करीब पहुंचाकर वापस चले जाना। आगे मैं खुद ही पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
وہ رات اور دوسرا دن ہم نے وہیں کھجوروں کے درختوں کے نیچے گزار دیا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے ان میں سے 2-2.5 روپے کی میں گاؤں میں جا کر روٹیاں اور دال لے آیا، جو ہم نے کھا کر اپنی بھوک مٹائی۔ پانی کوارٹروں کے باہر لگے ہوئے نلکے پر جا کر پی لیتے تھے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو میں نے کیپٹن جمشید سے کہا اب ہمیں چل پڑنا چاہیے۔ اس راستے سے میں ایک بار بارڈر کراس کر چکا تھا۔ کیپٹن جمشید کو بھی تھوڑی بہت علاقے کی شناخت ہو گئی تھی۔ کہنے لگا 65 کی جنگ میں ہم نے اس سارے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم ریت کے ٹیلوں کے درمیان چل رہے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں کسی ٹیلے پر چڑھ کر راستے کا تعین کرتا، کیونکہ صحرا میں آدمی ریت کے ٹیلوں میں اگر بھٹک جائے تو پھر اس کا وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ریت کے ٹیلے ختم ہو گئے اور سامنے کھلا صحرا آ گیا۔ دور ہمیں کچھ بتیاں جھلملاتی نظر آئیں تو ہم نے انہیں پہچان لیا۔ یہ انڈیا کے بارڈر کی روشنیاں تھیں۔ وہاں سے ہم دائیں جانب ہو گئے۔ کوئی 1 میل چلنے کے بعد ہمیں زمین میں سے ابھرے ہوئے پتھر دکھائی دیے جن پر سفیدی پھری ہوئی تھی۔ یہ انڈیا کے بارڈر کے نشان تھے۔ اس کے آگے دونوں سرحدوں کے درمیان کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا، جہاں ریتلی زمین میں جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کیپٹن جمشید سے کہا ہم انڈیا کے بارڈر پر آ گئے ہیں، یہاں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ دور سے کسی ٹرک کی بتیاں نظر آئیں، ساتھ ہی ٹرک کے انجن کی آواز بھی آنے لگی۔ ہم جلدی سے ایک گڑھے میں اتر کر چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹرک ہمارے قریب سے گزرا۔ یہ بارڈر سیکورٹی فورس کا بھارتی ٹرک تھا۔ کیپٹن جمشید نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے کہا دوست تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے آگے کس طرف کو جانا ہے، یہ ساری جگہ میری جانی پہچانی ہے۔ میں نے کیپٹن جمشید سے کہا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنا فرض ادا کیا ہے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے بارڈر کراس کر کے نکل سکو گے؟ کیپٹن جمشید نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا درست، مجھے پورا یقین ہے، تم یوں سمجھ لو کہ تم نے مجھے پاکستان پہنچا دیا ہے، خدا حافظ۔ میں گڑھے میں ہی رہا اور کیپٹن جمشید گڑھے میں سے باہر نکل آیا۔ اس نے باہر آتے ہی دونوں جانب دیکھا، وہاں بارڈر فورس کی کسی گاڑی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بارڈر فورس کی جیپیں اور ٹرک وقفے کے بعد گزرتے تھے۔ آسمان پر تارے نہیں تھے، آسمان کو ہلکے ہلکے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کیپٹن جمشید نے جھک کر سامنے کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ جب تک صحرا کی دھندلی رات میں نظر آتا رہا میں اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا پھر بھی میں اسی گڑھے میں سر باہر کر کے دور پاکستان کے بارڈر کی طرف دیکھتا رہا، جس طرف پہلے انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کا ٹرک گیا تھا۔ اس طرف سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز اور روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں کیپٹن ان کی نظروں میں نہ آ جائے، مگر بارڈر فورس کی گشتی جیپ تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ میں اس کے بعد بھی کچھ دیر گڑھے کے اندر بیٹھا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ کیپٹن بارڈر کراس کر گیا ہوگا اور اس دوران مجھے فائرنگ کی بھی آواز نہیں آئی تو میں گڑھے سے نکل کر واپس آ گیا۔ اس وقت میری جیب میں 1 روپیہ اور کچھ پیسے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اس حساب سے میرے پاس سرائے والے راج گڑھ سے آگے مجھے مہاجن نام کے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا، جہاں سے بیکانیر جانے والی گاڑی پکڑنی تھی۔ اس کے لیے میرے پاس ریل کا کوئی کرایہ نہیں تھا، لیکن میں چلتا رہا۔ جب سرائے والے قصبے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں سے اب منہ اندھیرے ہی کوئی اونٹ راج گڑھ کے واسطے مل سکے گا۔ رات میں نے وہیں سرائے کے باہر ریت پر لیٹ کر کھلے آسمان تلے گزار دی۔ صبح 3 بار بردار اونٹوں کا قافلہ راج گڑھ سے آگے بیکانیر کو جا رہا تھا۔ میں نے اونٹوں کے مالک کو ایک کہانی گھڑ کر سنا دی کہ راج گڑھ میں کسی نے میری جیب سے پیسے نکال لیے ہیں، اب مجھے بیکانیر پہنچا دیں اور میرے پاس صرف 1 ہی روپیہ ہے۔ راجستھان کے لوگوں کو میں نے بڑا فراخ دل پایا۔ وہ آدمی ہنس کر بولا بابو اس اونٹ پر بیٹھ جاؤ، روپیہ اپنے پاس ہی رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ تیسرے اونٹ پر بڑے بڑے گٹھرے لدے ہوئے تھے۔ اونٹ ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ میں اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں اونٹ صحرا کی خوشگوار صبح کی فضا میں بیکانیر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ بس کسی نہ کسی طرح میں بیکانیر پہنچ گیا، مگر اس وقت رات گہری ہو چکی تھی اور ریل گاڑی اجمیر بھوپال کی طرف نہیں جاتی تھی۔ میں نے ٹرین میں دلی تک بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح کے وقت مجھے ایک ٹرین مل گئی۔ بیکانیر سے دلی تک کا سفر طویل سفر تھا۔ میں نے یہ سفر 2 دن اور 1 رات میں مختلف گاڑیاں بدل کر بغیر ٹکٹ کے طے کیا۔ راستے میں کھانا وغیرہ کھایا اور بالآخر میں دلی گل خان کے پاس پہنچ گیا۔ اسے ساری داستان سنائی، اس کے گھر 2 دن آرام کیا، پتلون قمیض وغیرہ دھوئی اور گرم جیکٹ خرید کر پہنی۔ ریوالور ابھی تک میرے پاس ہی تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت گل خان سے رخصت ہوا اور دلی کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ پنجاب میل ابھی نہیں آئی تھی۔ یہ گاڑی دلی سے امرتسر جاتی تھی اور اس روز 2 گھنٹے لیٹ تھی۔ اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی آئی تو اس کے ایسے ڈبے میں گیا جو مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ مسافروں سے بھرے ہوئے ڈبے میں ہم لوگ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، وہاں خفیہ پولیس والے کم ہی آتے ہیں، اگر آ بھی جائیں تو ہم ادھر ادھر چھپنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دلی سے جالندھر تک کا سفر اطمینان سے گزر گیا۔ جالندھر سے میں جموں جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا اور خیریت سے جموں پہنچ گیا۔ جموں میں رات ایک ہوٹل میں گزارنی پڑی کیونکہ رات کو وہاں سے کوئی بس سری نگر نہیں جاتی تھی۔ دوسرے روز ایک لاری میں بیٹھ گیا اور جموں کے نیم پہاڑی علاقے سے نکل کر وادی بانہال اور دلکشا پہاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے سری نگر پہنچ گیا۔ سری نگر پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میں کمانڈو شیروان کے خفیہ کمینگاہ میں اس کے سامنے بیٹھا اسے اپنی طویل رودات سنا رہا تھا۔ کمانڈو شیروان کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ میں نے جانباز فورس کے کیپٹن کو بھارتی
भारतीय कैद से निकाल कर पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिया है। उसके बाद कमांडो शेरवान ने बताया कि भारतीय फौजियों की तादाद में इजाफा होने लगा है। कश्मीरी मुजाहिदों ने कमांडोज के साथ मिलकर कुपवाड़ा के जंगल में 15 भारतीय फौजी हलाक कर दिए थे और उनके गोला बारूद के जखीरे को आग लगा दी थी। मैंने शेरवान से पूछा कि भारतीय फौज की सप्लाई लाइन की क्या पोजीशन है। कमांडो शेरवान ने जेब से तह किया हुआ मोमी कागज निकाला और उसे खोलकर सामने रखते हुए बोला, भारतीय फौजियों की यहाँ सिर्फ 2 सप्लाई लाइनें हैं। ये दोनों सड़कें पहाड़ियों में से गुजरती हुई कश्मीर की वादी में दाखिल होती हैं। यहाँ हमारे मुजाहिद घात लगाकर भारतीय सप्लाई की गाड़ियों पर हमले करके उन्हें तबाह करते हैं, लेकिन भारत उनकी जगह फौरन दूसरी गाड़ियाँ और दूसरे फौजी ले आता है। उसके बाद कटवाने के लिए बहुत फौजी मौजूद हैं। कागज पर नीली और सुर्ख लकीरों के साथ पहाड़ी इलाके का नक्शा बना हुआ था। कमांडो शेरवान ने एक जगह पेंसिल की नोक रखते हुए कहा, इस पहाड़ी सड़क पर यहाँ एक पुल है। इन पहाड़ियों में बानेहाल से श्रीनगर की वादी तक सिर्फ 2 सड़कें भारतीय फौजियों की गोला बारूद की सप्लाई लेकर आती हैं। पहली सड़क पहाड़ी के पहलू से होती हुई गुजरती है। वहाँ हमारे मुजाहिद कमांडो घात लगाकर इंडियन फौज की सप्लाई को तबाह करते रहते हैं। लेकिन इस दूसरी सड़क पर जो ये पुल है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पुल के जरिए भारत की सप्लाई भारी तादाद में वादी में आती है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडियन फौज ने यहाँ सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम कर रखा है। मैंने कमांडो से पूछा, क्या ये पुल लकड़ी का है? उसने कहा, नहीं, ये लोहे का पुल है और बेहद मजबूत है। इसकी दोनों जानिब एक टैंक हर वक्त मौजूद रहता है। इसके अलावा यहाँ पुल की दोनों जानिब मशीन गन्नों के मोर्चे भी हैं और पुल के आसपास ढलान की झाड़ियों में भी भारतीय फौजियों के मोर्चे हैं, जहाँ मार्टर गन्ने भी हैं। हमारे मुजाहिदीन ने कई बार इस पुल को तबाह करने की कोशिश की है, मगर कामयाबी नहीं हुई। हमारे कई मुजाहिद शहीद हो चुके हैं। अगर किसी तरह ये पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है तो श्रीनगर में डिप्लॉय इंडियन फौज को उसकी सप्लाई आधी रह जाएगी। मैंने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा, ये पुल पहाड़ियों में किस मकाम पर है? उसने मुझे पुल का पूरा हुदूद अरबा समझाया और कहा, इस पुल के नीचे कोई दरिया नहीं है। काफी गहराई में एक बरसाती नाला सिर्फ बरसात के मौसम में बारिश के पानी से भर जाता है। आजकल ये नाला खुश्क पड़ा है। पुल के नीचे भी भारतीय फौजियों की चौकियां हैं। इस नाले में से कोई परिंदा भी अगर जाए तो भारतीय फौजी मशीन गन्नों का फायर खोल देते हैं। ये पुल वादी में इंडियन फौजियों को असलहा और फौजियों की खेप पहुंचाने में बेहद अहम किरदार अदा करता है। अगर हम किसी तरह इस पुल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं तो ये हमारी बड़ी फतह होगी और भारतीय फौजी कमांड के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ नया पुल बनाना बड़ा दिक्कत तलब काम है। मैंने कमांडो शेरवान की तरफ पुरएतमाद नजरों से देखते हुए कहा, कमांडो, अगर मैं ये पुल तबाह न कर सकूं तो फिर मेरा जीना किस काम का और मेरी कमांडो ट्रेनिंग किस दिन के लिए थी?